हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये यूनिट नंबर 3 है और इसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये चैप्टर नंबर 7 आपकी नूतन की बुक के अनुसार है, यानी कि कुमार मित्तल की जो किताब है फिजिक्स की यूपी बोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 7 है। और अगर एनसीईआरटी से कंपैरिजन करें तो ये चैप्टर नंबर 4 में आता है। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। और ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है तार के चारों ओर? चुंबकीय क्षेत्र। ये उन्होंने प्रूफ किया। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का लॉ, जो इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड आदि बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो इतना आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप पहली हेडिंग देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता ये है कि जब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाएं तो उस पर एक बलागुण लगता है और बलागुण की वजह से क्या होता है, वो किसी दिशा में घूम जाती है, एक निश्चित दिशा में किसी भी दिशा में घूमकर ठहर जाती है। और ऐसा जहाँ पर भी हो जाए, जिस स्थान पर भी हो जाए, तो वो फील्ड यानी कि वो स्थान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे समझते हैं थोड़ा सा इसको, इधर आते हैं, यहाँ समझते हैं इसको। जैसे मैंने एक ये मैग्नेट बनाई, ये है इसका उत्तरी ध्रुव N और ये है इसका दक्षिणी ध्रुव S। तो ये मैग्नेट रखी हुई है और इस मैग्नेट के पास में हमने एक यहाँ पर रखी क्या, चुंबकीय सुई। क्या रखी? एक चुंबकीय सुई रख दी। अब इस चुंबकीय सुई में क्या होगा कि जैसे ही एन के पास रखी हुई है तो इसमें एक सुई में विक्षेप आएगा कुछ इस तरीके से। ये सुई यहाँ पर ऐसे कुछ घूम जाएगी। ठीक है, जब मैं इसी सुई को यहाँ पर लेके आऊँगा तो इसमें विक्षेप किस तरीके से हो सकता है। देखिए, अगर हम सुई को यहाँ पर रखते हैं तो अब इसमें विक्षेप थोड़ा इससे ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके अगर हम आगे रखेंगे तो विक्षेप बदलता जाएगा, यानी कि एन और एस की वजह से क्या होगा, सुई की दिशा बदलती जाएगी। इससे हमें पता चल रहा है कि एन और एस जो चुंबकीय ध्रुव हैं, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इनके चारों ओर में एक क्षेत्र है जिसमें अगर मैं किसी चुंबकीय सुई को रख रहा हूँ तो वो सुई में क्या हो रहा है, विक्षेप आ रहा है। ऐसा ही हम एस की तरफ करेंगे तो भी होगा। तो ये जितने जितने क्षेत्र में ऐसा हो पा रहा है, सुई घूम पा रही है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो मैंने लाइन बनाई है आउटलाइन, ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ इस चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर मैं अगर यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रख देता हूँ, यहाँ एक चुंबकीय सुई रख देता हूँ ये, तो चुंबकीय सुई में एक विक्षेप आएगा और सुई मान लेते हैं इस तरीके से घूम जाती है ऐसे। सुई की डायरेक्शन ये है। तो सुई की जो डायरेक्शन होती है वो हमें क्या बताती है कि सुई का जो ये वाला हिस्सा है ये होता है एस और सुई का ये वाला जो एरो होता है वो होता है एन। तो सुई हमें हमेशा यही बताएगी, जहाँ पर भी सुई घूम रही होगी उसकी नोक है वो नॉर्थ पोल को बताएगी और जो सुई का जो पैर है यानी कि टेल है वो एस को डिनोट करता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय सुई को रखते हैं तो चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल और चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की ओर खींची गई रेखा, जो रेखा हम खींचेंगे वो रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। समझ गए ना आप लोग।
एस से एन की ओर जो रेखा खींचेंगे वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी उस बिंदु पर। तो यही मैंने समझाया और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं इन पॉइंटों को जो मैंने आपको समझाया। पहली बात, पहला नोट है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये सुई है और ये सुई है और इसको हमने ऐसे लटका दिया है क्षैतिज तल में, इस तरीके से पकड़ के किसी भी चीज़ से हमने लटका दिया, तो यहाँ पर सुई ऐसे घूम जाएगी और ये है एन और ये है एस। ये किसका है, ये एन एस जो है हमारा पृथ्वी के अकॉर्डिंग है, तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग जो दिशा है ये एन एस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट का जो एस होता है, सॉरी यहाँ सुई का एस ये होता है और सुई का एन ये होता है, तो ये एक दूसरे से बैलेंस बना लेते हैं, जिससे सुई हमेशा कौन सी दिशा में ठहरती है, एन एस डायरेक्शन में ठहरती है। समझ पा रहे हैं आप, यानी सुई का तो ये वाला हो गया अंदर, और ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है कि ये एन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इधर ये दोनों पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस वजह से सुई हमेशा कौन सी दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो कभी भी आप स्वतंत्रतापूर्वक यानी फ्रीली किसी भी चुंबकीय सुई को लटकाएंगे तो लटकने पर वो चुंबकीय सुई अपने आप कौन सी दिशा में अगर घूमेगी तो घूमकर कौन सी दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है हमेशा। ये इसका कारण है, ठीक है। तो ये दो नोट आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला नोट काम का है, पहला नोट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और दूसरा नोट आपको ये याद रखना है हमेशा कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा यानी कि एनएस डायरेक्शन में ठहरती है। कौन सी डायरेक्शन, एनएस में ठहरती है। इसी तरीके से ये जो मैंने बनाई हुई हैं ये हैं, इनको कहते हैं आप चुंबकीय बल रेखाएं। क्या हैं ये, चुंबकीय बल रेखाएं जो एन से चलती हैं और एस में पहुंचती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनी हुई हैं, आगे अगले चैप्टर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेड के प्रयोग। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बताया कि अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि इससे पहले जब हम पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम पढ़ा हमने और धारा विद्युत पढ़ी, यूनिट पढ़ी, तो उसमें भी हमने देखा कि अगर कोई तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है, किसके द्वारा, ऑस्टेड के द्वारा। तो आइए इस पूरे डेरिवेशन को समझते हैं, इस प्रयोग को समझते हैं। तो देखिए ऑस्टेड ने क्या किया, एक परिपथ बनाया, विद्युत परिपथ, जिसमें ये ए बी एक चालक तार लिया, ये तार ए बी लिया और इस ए बी तार को एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये बैटरी है और इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद एक कुंजी लगाई है, यहाँ पर कुंजी यानी कि स्विच, और इस स्विच से हम परिपथ को चालू और बंद कर सकते हैं, यानी कि ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस समय कुंजी खुली हुई है, यानी कुंजी खुली होने पर कोई भी करंट का प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि धारा नहीं बहेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। कुंजी खुली है यहाँ पर, ठीक है। खुली कुंजी का मतलब स्विच कैसा है, ओपन स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चालक तार के नीचे हमने क्या रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक निडल को रखा है, चुंबकीय सुई को रखा है। अगर चुंबकीय सुई के चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो वह हमेशा
इस तरीके से रहती है, NS दिशा में रहती है। अभी हम पढ़ चुके हैं NS डायरेक्शन में ठहर जाती है और वैसी डायरेक्शन में ये ठहरी भी हुई है। अब क्या करते हैं, हम इस कुंजी को यहाँ से बंद कर देते हैं। जैसे ही हम बंद करेंगे तो बंद करते ही हम इस वाले डायग्राम में आ जाएंगे, दूसरे वाले में। इसमें देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है कुंजी को, और बंद करने के बाद क्या हुआ है, यहाँ से करंट का फ्लो होने लग गया। देखो डायरेक्शन करंट की मैंने बनाई हुई है, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है, आप चेक कर पा रहे हैं डायग्राम में। अब जैसे ही करंट फ्लो हुआ तुरंत हमने नीचे मैग्नेटिक निडल में देखा सुई में विक्षेप आया। पहले कैसी थी, पहले सुई NS दिशा में थी, पहले सुई इस डायरेक्शन में है सीधे सीधे, और अब जो सुई है वो ये से ना होकर ये ऐसे घूम गई है, यहाँ से यूँ घूम गई है इस तरीके से। तो ये विक्षेप आया सुई के अंदर, और हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि सुई तभी घूमेगी जब सुई के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका मतलब अगर इस वायर में करंट फ्लो करने से सुई घूमी तो वायर के चारों ओर करंट चुंबकीय क्षेत्र ज़रूर आया होगा, तभी घूमी, नहीं तो घूमती नहीं। इस प्रैक्टिकल को और इस एक्सपेरिमेंट को और पुख्ता बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस बैटरी के प्लस और माइनस को चेंज कर दिया, यानी कि टर्मिनल चेंज किए, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस को दे दिया। तो क्या होता है, इस तीसरे डायग्राम में आए, यहाँ पर क्या किया ऑस्टेड ने, टर्मिनल को चेंज कर दिया, तो ये प्लस वाला माइनस कर दिया और माइनस वाला प्लस कर दिया। अब क्या हुआ कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि विपरीत दिशा में धारा बहेगी। जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तो क्या होता है, देखिए जब धारा की दिशा ऐसे विपरीत हो गई, जब धारा की दिशा विपरीत हुई है तो क्या हुआ है कि जो सुई में विक्षेप पहले आया था इस तरीके से, अब वो विक्षेप भी पलट गया, जस्ट अपोजिट हो गया, ऐसे हो गया है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये विक्षेप ऐसे हो गया, ये वाला नहीं है, ये वाली सुई है, तो ये विक्षेप नीचे हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब हम करंट को बदल रहे हैं, टर्मिनल बदल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल रही है। जब कुंजी बंद है तो कोई विक्षेप नहीं है, जब कुंजी चालू है विक्षेप आया, जब करंट की डायरेक्शन को बदल दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई। इस तरह से हमें पता चला कि अगर कोई चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ऑस्टेड ने अपना प्रयोग पूरा किया। अब इसके बाद कहानी ये आती है कि जब हमें पता चल गया कि अगर तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कितना उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र ये कैसे पता लगेगा। तब ये बात तो ऑस्टेड ने नहीं बताई। अब ऑस्टेड ने ये बात नहीं बताई कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसके बाद आते हैं एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम है बायो-सैवर्ट। बायो-सैवर्ट ने हमें ये बताया कि अगर किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार से कितनी दूरी पर किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा और कैसे होगा, ये सारा कुछ बताया, और उन्होंने अपना एक सूत्र बनाया इसके लिए, जिसे हम देखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये क्वेश्चन कि बायो-सैवर्ट का लॉ क्या है। सभी बच्चे जो किसी भी बोर्ड से हों वो सभी इसको अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट टिक करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ को पहले हम समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बायो-सैवर्ट बताते हैं कोई सीधा तार हो या मुड़ा हुआ तार हो, किस तरीके से ये लॉ अप्लाई होगा। जैसे ये मैंने तार बनाया इस तरीके से मुड़ा हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसका हमने एक हल्का सा एक सूक्ष्म अवयव लिया, सूक्ष्म अवयव यानी कि छोटा सा पार्ट लिया जिसकी लंबाई है डेल्टा एल। कितनी है, डेल्टा एल। और इस पार्ट से आर डिस्टेंस पर, आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया है, पॉइंट पी जिस पर हमको पता करना है, बिंदु पी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है कितना उत्पन्न होगा। तो जब हम सूक्ष्म अवयव ले रहे हैं डेल्टा एल, तो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा डेल्टा बी। चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं इसी, और सूक्ष्म इस वजह से डेल्टा लगाया है, ठीक है। अब चालक में जो धारा बह रही है वह आई है, बाकी जो पॉइंट पी और इस अवयव को मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है, वो है थीटा। ये एंगल थीटा है।
तब बायोसेवर्ट कहते हैं कि किसी अवयव में जब धारा बहती है तो उस अवयव से उत्पन्न सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र उस अवयव की सूक्ष्म लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उस चालक में बह रही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और उस अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के थीटा की ज्या के यानी कि कोण की ज्या का मतलब साइन, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अवयव और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायोसेवर्ट का नियम है। इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है ये नियम कि बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक के सूक्ष्म अवयव से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के सूक्ष्म अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक में बह रही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अवयव एवं बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है एवं अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से आपको ये लिखना होगा नियम। उसके बाद ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं ये आपको लिखनी है। इस पूरे की जगह इसके बाद जो मैंने 4 लाइनें बोली हैं वो लाइनें लिखनी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा नोट करना है यहाँ से, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे और इन सबको एक साथ लिखेंगे। डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा आई और डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी जब हम इन सबको एक साथ लिखेंगे तो जो समानुपात में है उनको समानुपात में लिख लिया, डेल्टा आई डेल्टा एल साइन थीटा, और r² व्युत्क्रमानुपाती में था इसलिए नीचे आया। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, तो हमने के कांस्टेंट लगाया है यहाँ पर, और डेल आई साइन थीटा अपॉन r² होगा। यहाँ पर ये एक नियतांक है और इस नियतांक को हम कहते हैं μ0 अपॉन 4π। क्या कहते हैं? μ0 अपॉन 4π। इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, मात्रक होता है। यहाँ पर जो μ0 है इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे निर्वात की विद्युतशीलता वहाँ होती थी कूलाम के नियम में, इसी तरीके से यहाँ पर होती है निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका मान होता है μ0 अपॉन 4π का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और वेबर पर एम्पियर। ये दो इसके मात्रक हैं, ठीक है। तो इस नियम को आप लोग अच्छे से याद रखें और पूरी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक ये क्वेश्चन है जो आपसे अति लघु में पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अति लघु में पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, और MCQ क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ये कई बार आ चुका है। यूपी बोर्ड के बच्चों को विशेष ध्यान देना है इस पर। यहाँ पर हेडिंग है निर्वात की चुंबकशीलता μ0 और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध क्या होता है। तो इस संबंध को हम प्रूफ करेंगे। वैसे ही 1 नंबर का क्वेश्चन है जो तुम्हें याद रखना ही रखना है, डायरेक्ट आप कर पाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, छोटा सा प्रूफ है। देखिए μ0 अपॉन 4π इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना हमने। और 1/4π ε0 आप लोग जानते हैं, 1/4π ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, समीकरण नंबर 2 माना। इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, μ0 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और ये μ0 ऊपर चला जाए, ε0 ऊपर चला जाएगा और ऊपर बचेगा μ0 ε0। यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁷ बचे 10⁹, 9 × 10⁹। 9 पावर ऊपर जाएंगी और हो जाएंगी माइनस की, तो हो जाएंगे ऊपर कितना 10⁻⁻16। कितना हो जाएगा 10⁻⁻16, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
लेकिन हम पावर को ऊपर ना लेंगे, नीचे ले आए हैं, तो 10 की पावर प्लस के 16 हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अब हम जानते हैं कि c इजकल टू होता है प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आएगी वैल्यू। और इसको हम कहते हैं c, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा c इजकल टू 1/√, में क्योंकि ये उल्टा हो गया, c ऊपर कर दिया तो ये अपॉन में आ जाएगा, इसीलिए ये अपॉन में आ गया। ये हो गया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अति लघु में केवल आपको ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो c होती है, और c अगर नहीं दे रखा तो वैल्यू ये बतानी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी वैल्यू पूछेंगे, इसका मात्रक पूछेंगे, मात्रक पूछेंगे हमेशा बताएंगे मीटर पर सेकेंड, क्या बताएंगे, मीटर पर सेकेंड बताएंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड मात्रक पूछेगा, मात्रक बताना है। विमा पूछेगा तो LT-1 बतानी है, विमा पूछता है इसकी पेपर में, ठीक है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इसका पूछेगा। और वेग का मात्रक आपको याद रखना है, वेग की विमा ही है इसका जो आंसर है, वेग की विमा है, मात्रक विमा, मात्रक भी आंसर है इसका, मात्रक पूछता है तो। और वैल्यू पूछेगा तो प्रकाश की चाल इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और आप लोग बताइए कैसी रही आज की क्लास, अगर अच्छी रहती है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना अपना व्यू आप सजेस्ट करें, और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें, अच्छे नंबरों से पास हों।